आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट में भी क्या रिफ्लेक्शन। लाइट की हम बेसिक फंडामेंटल्स जानते हैं, जैसे इसकी स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और रिफ्लेक्शन में इसको ट्रीट कैसे किया जाएगा, लाइट इज ट्रीटेड लाइक अ रे। ये आपका मैथमेटिकल टर्म है। रे क्या होती थी, जिसका एक सोर्स हो बट एंड ना हो। ठीक है, जिसका एक सोर्स हो एंड ना हो उसे क्या बोलते हो, रे। अब लाइट को किसके जैसे ट्रीट किया जाएगा, एक रे की तरह। इसके बाद अगर लाइट को रे की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो ये सारी वो प्रॉपर्टीज शो करेगी जो एक पार्टिकल शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगी, जो एक पार्टिकल शो करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक बॉल को लें और उसे एक वॉल पे मारे तो बॉल किधर बाउंस होने के चांसेस है, ये डायरेक्शन में। आप इमेजिन कीजिए, आप एक क्रिकेट की बॉल है, आप ऐसे फेंके तो कहाँ जाएगी, बैट्समैन के पास। तो एग्जैक्टली एक पार्टिकल के जैसे ही कौन बिहेव करेगा, लाइट। अब यहाँ लाइट बिहेव करेगा तो हमारे पास कुछ लॉस होते हैं, किस चीज़ के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। जैसे कि लॉ नंबर 1 किसका रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आप पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। लॉ 1 क्या था, इसमें हमको कुछ टर्म्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हम डायग्राम ले लेते हैं। ये हमारे पास एक लाइट की रे आई, यहाँ इंसिडेंट हुई और उसके बाद टकरा के किधर चली गई, इधर चली गई। तो जो लाइट रे आएगी मिरर के पास उसे क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे। मिरर या फिर किसी भी सरफेस के पास, मेरे केस में मैं क्या ले रहा हूँ, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से एक लाइन बनाई जाएगी जो उसके 90 डिग्री एंगल पे, और किसी भी सरफेस से जो 90 डिग्री एंगल वाली लाइन बन, ठीक है। तो ये जो आने वाली लाइट होगी इसको क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे। जो टकरा के जाएगी इसे क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो सरफेस से 90 डिग्री वाली लाइन जाएगी इसे क्या कहते हो तुम, नॉर्मल। किसी भी सरफेस से जो 90 डिग्री वाली लाइन पास होती है उसे तुम क्या कहते हो, नॉर्मल। ये तुम क्लास 9th में भी देख चुके हो। इसके बाद ये जो लॉ नंबर 1 है ये क्या बोलेगा, ये नॉर्मल के साथ अगर हम एंगल नापे किसका, इंसिडेंट रे का, और इसको नाम दे दे आई। उसके बाद इसी नॉर्मल्स के साथ हम एंगल नापे रिफ्लेक्टेड रे का और इसका नाम रख दे आर। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का नाम रख दिया ए, इस पॉइंट का नाम रख दिया बी, इस लाइन का सी और इस लाइन का एन। तो हमारे पास लॉ क्या बनेगा, एंगल ए बी एन, एंगल ए बी एन इज इक्वल टू एंगल सी बी एन, सी बी एन। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तुम्हारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या मिला, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये किसी भी पार्टिकल के लिए रिफ्लेक्शन का क्या है, लॉ। इसके बाद लॉ नंबर 2, लॉ 2 क्या बोलता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and normal lie on same plane at point B। देखो, ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, और ये जो नॉर्मल है ये पॉइंट बी पे कैसे प्लेन में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। प्लेन का मतलब एक सेम समतल जमीन। देखो, जैसे यहाँ समतल जमीन कौन सी है, ये जिसमें मेरी पेन मूव कर रही है, ये इसमें क्या था, प्लेन। ओके, तो हम इस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल। लॉ नंबर 2 क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन एट पॉइंट बी।
मतलब कि जो इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, और ये जो नॉर्मल है, तीनों किस में होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। अब इन लॉस का एप्लीकेशन क्या है? जैसे एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये लाइट आई, इधर गई, ये हमारा नॉर्मल, ये एंगल हमें अगर बता दिया है 60 डिग्री है, बॉल आई इधर से, बॉल गई इधर से, या तो बॉल ले लो या फिर लाइट ले लो, तो ये इंसिडेंट लाइट रे और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? जैसा कि हम जानते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना दिया है? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, क्योंकि हमें लॉ पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये इस लॉ का एप्लीकेशन रहेगा। 10th लेवल पे हमारी बात यहाँ पे रुक जाती है। जब 12th लेवल में जाएंगे तो हम इस प्लेन को भी रोटेट करने लग जाते हैं। अभी बात सिंपल रहेगी तो बात सिंपल ही रखते हैं। ठीक है, चलो आगे का नेक्स्ट। अब हमने जब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिए हैं तो हम देखते हैं रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसे होगा? जैसे कि ये हम मिरर बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व हो गया, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या रख दिया? एक ऑब्जेक्ट। क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो भी होगा, इट वुड बी treated as source of light। जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो कैसे ट्रीट किया जाएगा? सोर्स ऑफ लाइट की तरह, एक लैंप की तरह समझ लो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ से लाइट निकलेगी तो लाइट हर दिशा में जाएगी। मान लेते हैं एक इधर चली गई, सीधी सीधी ये चली गई। अब जैसे ही चली गई तो देखो ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल किधर बनेगा? ये नॉर्मल इस पॉइंट पे बना लेते हैं, क्योंकि सब पॉइंट्स का सेम बनेगा, तो नॉर्मल ऐसा बनेगा। जैसे ही ऐसा बना तो तुमने देखा कि तुम्हारा जो लाइट आया, ये जो रे आई, ये कैसे आई? नॉर्मल के अलॉन्ग आ गई। तो क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो लाइट सामने से आएगी वो कहाँ लौट जाएगी? वापस। किस डायरेक्शन में? इधर लौट जाएगी। अब ये पहली रे हो गई, दूसरी रे मान लो अपन इधर भेज देते हैं। जैसे इधर भेजे तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारी नॉर्मल वाली लाइन। इधर निकाल ली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो ये लाइट इधर जा रही है और ये लाइट इधर जा रही है। मतलब एक आदमी इधर मूव कर रहा है और एक पर्सन इधर मूव कर रहा है। क्या ये दोनों कभी मीट कर सकते हैं? क्या ये दोनों कभी मीट कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। अगर ये आगे जाएगा तो इधर जाएगा, ये आगे जाएगा तो इधर जाएगा, ये दोनों कभी मीट नहीं करेंगे। तो ऐसी जब दो रेस बनती है तो ऐसी रेस को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट रेस। और इसकी जगह अगर दो रेस एक दूसरे की तरफ आए तो हम इन रेस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट रे। ठीक है, अब देखो इन दोनों की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। ये दोनों कभी आगे मीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनको पीछे एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये एक पॉइंट पे मीट कर जाते हैं। और इनको पीछे एक्सटेंड करोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में ये आगे जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में अगर इनको आगे बढ़ा दिया जाए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें ये क्या कर जाएंगे? इंटरसेक्ट। तो देखो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? आभासी हो रहा है ना। हम लोग को लग रहा है कि होगा, लेकिन एक्चुअली में लाइट का सोर्स तो यहाँ पे था, तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये जो इमेज होगी ये किसको कैसे बोलेंगे? वर्चुअल इमेज, या फिर इसको एक नाम और दे सकते हो, क्या? इमेजिनरी इमेज। ये एक्चुअली में बन नहीं रही है, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो बनेगी। ठीक है, और जहाँ लाइट रेज एक्चुअली में मीट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। ठीक है, जहाँ लाइट हम इमेजिनरीली मीट करवाएं वहाँ कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज या फिर इमेजिनरी इमेज। और जहाँ पे लाइट एक्चुअली मीट करे वहाँ पे कौन सी इमेज बनेगी? रियल इमेज। तो अब देखो ये दो लाइट जो रेज जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद, ये दोनों कैसी है? डाइवर्जेंट नेचर की है, मतलब कि एक दूसरे से आगे मीट नहीं करेंगी। लेकिन अगर इन लाइंस को एक्सटेंड कर लिया जाए पीछे की डायरेक्शन में, देखो जैसे ही लाइंस को मैं पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लूँगा,
ये एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे। तो जिस पॉइंट पे भी दो लाइंस मीट करती है, दो लाइट की रेस, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इमेज। और ये जैसे ही इमेज बनी और हमने देखा कि इमेज कैसी बनी, इमेजिनरी बनी, तो इस इमेज का कैरेक्टर कैसा रहेगा? वर्चुअल इमेज। उसके बाद हम मैथ के कुछ रूल्स का यूज करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के, जिसके थ्रू हम ये प्रूफ करते हैं कि अगर हमारे पास मिरर कौन सा है? प्लेन मिरर। तो एक कंडीशन बनेगी क्या? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। मतलब ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा मिरर से, वही डिस्टेंस होगा इमेज का। कहां से? मिरर से। तो यहां से एक पॉइंट और पता चला क्या? जब भी हम रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर डील करेंगे या फिर कोई भी मिरर डील करेंगे, तो ऑल डिस्टेंसेस, टू बी प्रिसाइज पोजिशंस, आर मेजर्ड फ्रॉम मिरर। मतलब कि जितने भी पोजीशन मेजर किए जाएंगे वो मिरर से किए जाएंगे। मतलब मिरर को हम क्या मानेंगे हर केस में? ओरिजिन। क्या मानेंगे? ओरिजिन। अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ऑफ इमेजेस को हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब ये एक प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर की, साथ ही में हम कुछ ऑब्जर्वेशंस ऑलरेडी जानते हैं, तो उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होगा किसके? हाइट ऑफ इमेज के। देखो जैसे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर लें तो इसकी जो इमेज बनेगी सेम कहाँ बनेगी? यहाँ पे बनेगी। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा? हाइट ऑफ इमेज के। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज देख चुके हम। क्या क्या देख चुके? देखो कि जब भी एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तब इमेज कौन सी साइड में बनेगी? राइट साइड में। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमेशा हम कौन साइड में रखते हैं? लेफ्ट साइड में। एक ऑब्जर्वेशन क्या कि मिरर को अगर आप ओरिजिन मान रहे हो तो मिरर के लेफ्ट साइड की वर्ल्ड कैसी होगी? नेगेटिव। और मिरर के राइट साइड का वर्ल्ड कैसा होगा? पॉजिटिव। तो हमारा इमेज पॉजिटिव साइड में बन रहा है, मतलब कि इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल। ठीक है, सबसे पहला रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर, जो इमेज बनेगी कैसी होगी? वर्चुअल। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा किसके? डिस्टेंस ऑफ इमेज के। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा किसके? हाइट ऑफ इमेज के। ठीक है, सारी पोजीशंस कहां से मेजर की जा रही है? ओरिजिन से, यानी कि मिरर से। इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी बनेगी क्या? इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इमेज जो भी रहेगी वो कैसी बनेगी? लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब जैसे कि हम देखते हैं एक पर्सन खड़ा हुआ हमारे पास मिरर के सामने, इसने अपना राइट हैंड ऊपर उठा लिया। ठीक है, राइट हैंड ऊपर उठा लिया, यहाँ पे एक मिरर रखा है। तो मिरर के अंदर का जो पर्सन है वो अपना ये वाला हाथ उठाएगा। अब देखो मिरर वाले पर्सन के पर्सपेक्टिव से ये उसका कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड। बट ये जो हमारा मिरर के बाहर वाला एक्चुअल पर्सन है, पर्सन ने अपना कौन सा हाथ उठाया है? राइट हैंड। तो देखो पर्सन ने राइट हैंड उठाया है लेकिन उसकी इमेज ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। तो एक लास्ट रिवीजन करते हैं कि एक प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा, देखते हैं। देखो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट कैसे ट्रीट किया जाएगा? सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद जो भी डिस्टेंस मेजर किए जा रहे हैं वो कहाँ से मेजर किए जा रहे हैं? मिरर से। मिरर को कैसे ट्रीट किया जा रहा है? ओरिजिन। तो ऑब्जेक्ट कौन से साइड में रखा हुआ है? नेगेटिव। इमेज कौन से साइड में रखी हुई है? पॉजिटिव। पहला ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। दूसरा ऑब्जर्वेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। इसके बाद अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन ट्रीट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कैंडल रखी हुई है समझ लो जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो भी इमेज बनेगी वो कितने
डिस्टेंस पे बनेगी और ये डिस्टेंस पे रखा हुआ है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो हमने अभी अभी देखा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर भी कितना बनेगा 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज भी कितना बनेगा 10 सेंटीमीटर। क्यों? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर प्लेन मिरर। डी ओ क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डी आई क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब हाइट भी क्या रहेगी? सेम। तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज भी कितनी बनेगी 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है किसका? मैग्नीफिकेशन। किसका कॉन्सेप्ट होता है? मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन क्या बोलता है? कंपैरिजन ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं किसको? हाइट ऑफ इमेज को किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो हम क्या लिखते हैं? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वैसी ही चीज़ है जैसे आप समझ लीजिए आपके दोस्त के पास 10 रुपए है और आपके पास 2 रुपए है। आपको कंपेयर करना है कि उसके पास आपसे कितने ज़्यादा पैसे हैं। तो आप क्या करेंगे? 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा 5। मतलब कि आपके दोस्त के पास आपसे 5 गुना ज़्यादा पैसे हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ ये सर्च किया जा रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा बड़ी है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्लेन मिरर के लिए इतना ही। आगे का फिर कर्व मिरर्स हम चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसको आराम से देखिए, पॉज कर करके देखिए और नोट्स